ये जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला है आपका एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है। एसएससी जीडी के पेपर में पहले जो स्टार्टिंग का फेस रहेगा यहाँ पे आपका हिंदी रहेगा। उसके बाद में जो आपका फेस रहेगा हिंदी के जस्ट बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपका जीके जीएस का सेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद में रीजनिंग का, फिर लास्ट में जाके आपका मैथ्स का। ठीक है, तो आशा यही करेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा अपनी क्लास को शेयर करिए और क्लास वाकई में आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी को हमारी तरफ से क्लास में वेलकम है। ठीक है, क्लास को जरा एक बार से शेयर कर दें। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं करा है। सभी का क्लास में बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अनुचित बातों के लिए जो आग्रह करा जाता है उसको आपका क्या बोलते हैं? कुआग्रह बोलते हैं, दुराग्रह बोलते हैं, दुर्भिक्रय बोलते हैं या फिर आपका दुर्वह बोलते हैं। एक चीज को हमेशा याद रखना कि कोई भी अनुचित बात हो जब उसके लिए आग्रह करा जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसको आपका दुराग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो जीतने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, अजय, धीवर या फिर जिज्ञासु। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीतने की इच्छा रखता है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो अपने अंदर जीतने की बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु जो है यहाँ पे बोला जाता है। जिज्ञासु उसको बोलते हैं जो किसी भी चीज को जानने की अपने अंदर इच्छा रखता है, उसको आपका जिज्ञासु बोला जाता है ना। ईशत का आपको क्या बताना है यहाँ पे? ईशत का आपको यहाँ पे उचित विकल्प विलोम शब्द बताना है कि ईशत का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? अलम होगा, प्रचुर होगा, उपयुक्त होगा या फिर ठीक होगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो ईशत का क्या हो जाता है? यहाँ पे अलम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि उत्सुक का पिपायु होता है, अनुत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है या फिर आपका दर्शनार्थी होता है। उत्सुक का अनुत्सुक, तो सीधा सीधा आप इस पे टिक लगा दोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी। मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी, यहाँ पे त्रुटि किस भाग में बताना है? मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी या फिर यहाँ पे कोई भी त्रुटि ही नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है। तो यहां पर समझते हो चलो, मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी, तो यहां पर क्या? मैंने अपनी आंखों से वह घटना देखी, है ना। तो आंखों की यहां पे नहीं हो सकता है, मतलब आंखों से मैंने देखी है। तो बी वाले भाग में आपकी क्या है? तो यहां पे आपकी त्रुटि होगी। ठीक है, यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है, यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। अब यहां पे बताओ कि किस भाग में जो है वो आपकी त्रुटि दे रखी है। ठीक है, यह किसी भी भाग में आपका त्रुटि नहीं है। यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है, यह मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? यह मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है। चलिए अगला देखिए कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य डैश रहा है, बाजार रहा है, घर रहा है, क्षेत्र रहा है या फिर आपका केंद्र रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। जब प्राचीन समय में जो रहा है वो क्या रहा है? बाजार रहा है, घर रहा है, क्षेत्र रहा है या फिर आपका केंद्र रहा है। तो बहुत आसान सा जवाब है इसका कि सर जहां पे बहुत सी चीजें, अगर अभी प्रेजेंट में बात करते हैं तो प्रयागराज एक ऐसा केंद्र है जहां पे आपको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक चीजें मिल जाएंगी, है ना। क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र उसको बोलते हैं जब एक एरिया में लोग रह रहे होते हैं, उस एरिया को क्षेत्र से डिफाइन करते हैं। घर तो है ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर बतेरे घर है। बाजार तब बोलते हैं जब यहाँ पे किसी चीज की, कोई भी चीज जो है यहाँ पे बिक रही होती है तब उसको बाजार से इंडिकेट करते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर क्या रहा है? ये केंद्र रहा है ना। चलिए अगला देखिए कि सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व से बढ़ाया जाए, दबाव से, सद्भावना से, दंड से या फिर धन से। क्या किसी को धन देकर हिंदी बोलने पर यहाँ पे लागू कर ही जा सकता है? ये बोला जा सकता है भैया धन ले लो, तुम हिंदी बोलते रहो, ऐसा नहीं है ना। मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ तो कुछ मेरे मुंह से ऐसे इंग्लिश के वर्ड लिख लेंगे, ठीक है, उसको नहीं रोक सकते हैं। क्या दंड देना सही है? क्योंकि भाई दंड देना तो ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से कानूनी हिसाब से ही, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि कानून के तो 6 वो है ना हमारे अधिकार कि हमारी भाषा को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। हम जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं मैं बोलने दो, है ना। तो दबाव भी कोई नहीं बना सकता है। सीधी सी बात है कि सद्भावना से कि भैया ऐसा है, हिंदी ज्यादा से ज्यादा बोला करो। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा जितना ज्यादा ज्यादा बोलोगे उतनी ही अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ठीक है, अब देखो क्लियर हो गया यहां तक सभी को? चलो अब यहाँ पे बताओ कि किस वाले भाग में जो है वो आपका शुद्ध भाग जो है वो आपका कौन सा नहीं है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, एप्लीकेशन सभी ने लिखी होगी बचपन में। ठीक है ना, कहोगे सर बिल्कुल हमने सभी ने पत्र जो है लिखा है ना। कोई ऐसा नहीं होगा इसने पत्र नहीं लिखा होगा, तो सभी ने पत्र लिखा हो। क्लास को जरा शेयर करके 100 के पार पहुंचाओ। ठीक है, तो जब पत्र आपने लिखा है तो आप जानते हो ना कि आज का अवकाश देने की कृपा करें। लास्ट में क्या बोलते हैं? कृपया करके, या फिर ये बोलते हैं आज का अवकाश देने की हम पे कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो हमारा सी वाला है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां। अब यहाँ पे बताओ किस वाले भाग में त्रुटि है?
तो आप ये बोलोगे कि सर भारत के अंदर हमारी क्या हो जाती है, भारत में हमारी अनेक जातियां हैं, तो सी वाला जो है हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए, मैं जो ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, मैं जो ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, मैं जो ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। यहां पे बताना है कि इस भाग में आपकी त्रुटि है, सॉरी कौन सा वाला भाग जो है, कौन सा वाला जो आपका यहाँ पे है वाक्य वो आपका शुद्ध है। तो सीधी सी बात है कि सर शुद्ध वाक्य के बारे में बोलेंगे तो मैं जो ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही जो है हमारी ट्रेन यहां से चली गई, रवानगी हो गई। ठीक है, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ बता दो जरा यहाँ पर क्या है, कि भाई चांदी कट रही है हमारी, तो चांदी कट रही है तुम अपना देखो। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी चांदी कट रही है, हमारे तो मौज हो रहे हैं, तुम अपना देखो, है ना, हम तो मौज ले रहे हैं, तुम देखो भैया तुम्हारा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौज होना हो जाएगा। चांदी कटने का सीधा अर्थ है मौज होना, भाई हमारे मजे आ रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकाती का सही अर्थ क्या है, चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, या हर चोर की दाढ़ी होना। भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ यहाँ पर क्या निकल रहा है कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो इसका मतलब ये कि चोर जो है स्वयं से डर रहा है ना, वो कह रहा भैया यार हमें तो डर लग रहा है, हम पकड़े जा सकते हैं। तो क्या बोलोगे कि स्वयं से यहाँ पे डरना, चोर का क्या हो जाता है, स्वयं से डरना, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है ना, अब आपको क्या बताना है यहाँ पे कि आपको समानार्थी शब्द बताना है। जरा बताओ सहकार का जो समानार्थी शब्द है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि सहकार का जो समानार्थी शब्द है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बोलेंगे सर सहकार का जो हमारा समानार्थी शब्द है वो हमारा यहाँ पे आम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि ग्रह का समानार्थी शब्द हमारा क्या होता है, ग्रह माने मतलब हमारा घर भी होता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि सर इसका मतलब हो जाएगा गेह, जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सब। ठीक है, चलिए क्लियर सभी को, जल्दी से बता दो कि हाँ सर क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेरी आई, कोई क्वेरी यहाँ तक नहीं आई होगी आप लोग को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। वह प्राचीन नाम क्या है जिसने पटना शहर को जाना जाता था, ऐसा कौन सा नाम है जिसको प्राचीन नाम से पटना शहर को जाना जाता था। कौशल, गया, पाटलिपुत्र, गुप्तेश्वर। देखो एक चीज को समझो, पटना शहर की एक अपनी एक तरीके से आप समझ सकते हो इतिहास, एक बहुत बड़ा इतिहास है। पटना के बारे में बात करते हैं तो उसको पास्ट में हम लोग किस नाम से जानते थे, पास्ट में इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, है ना, ये सभी को पता होगा पाटलिपुत्र। अब इस पाटलिपुत्र के उस समय पे बात करते हैं तो कौन थे, आप देखोगे पाटलिपुत्र को तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, अशोक हो गए, सभी में पाटलिपुत्र में एक बड़ी ही राजधानी के रूप में पटना ने क्या करी, भूमिका निभाई है। बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप समझो इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, तो सभी को पता होगा पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के बारे में अगर बात करते हैं तो ठीक आज से 2000 वर्ष पहले, है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे 2000 वर्ष पहले इसका जो नाम था वो क्या था। तो बोलेंगे सर 2000 वर्ष पहले जो इसका नाम था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, पाटलिपुत्र हो जाता है। अब इस 2000 वर्ष पहले में भी अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या समझोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही इसका नाम जो है यहाँ पे पाटलिपुत्र पड़ा था, और मगध साम्राज्य की क्या थी ये यहाँ पे, मगध साम्राज्य की राजधानी भी थी। या तो यूं कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य की राजधानी तो थी ही थी, तो इसके अलावा क्या हो जाता है कि बिंदुसार आए, अशोक आए, उससे पहले यहाँ पे जो भी राजा है सभी ने पाटलिपुत्र को यहाँ पर क्या बनाया था, सभी ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और इस चीज को याद रखना कि गंगा नदी के दक्षिण में तट पर स्थित हो जाता है। ठीक है ना, कहां पर है, अगर हम लोग अभी भी बात करते हैं यहाँ पे पटना के बारे में तो कहां पर है, तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिण में यहाँ पे पार्ट पे क्या हो जाता है, तो आप याद रखोगे कि सर दक्षिण में पार्ट में हमारा जो है पटना स्थित हो जाता है। ठीक है, या फिर दक्षिण में तट पर हमारा जो पटना है वो स्थित है। क्लियर सभी को यहाँ तक, जल्दी से क्लास को शेयर करो। सिरके का रासायनिक नाम आपको बताना है क्या, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे कि भाई सिरके का जो रासायनिक नाम है वो यहाँ पर क्या हो जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, एटलीस्ट 100 के पार तो पहुंचा ही दीजिए सभी को। ठीक है, चलो अब समझो सिरके का रासायनिक नाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिरका एक तरीके का क्या है पता है आपको, तो आप बोलोगे सर सिरका जो है एक तरीके का एसिटिक एसिड, ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे एसिटिक एसिड है, या फिर एसिटिक क्या हो जाता है, ये अम्ल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, बोलेंगे सर बिल्कुल हमको अच्छे तरीके से क्लियर है कि एसिटिक अम्ल हो जाता है ना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है पता है किसी को, तो इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो क्लियर है सभी को। रासायनिक नाम के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम तो हाँ सॉरी ये है, इसका रासायनिक जो सूत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है, जरा कोई बताएगा। तो कहेंगे सर CH3 COOH जो है इसका क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र हो जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक, ये बताइए कि भाई CH3 COOH जो है इसका रासायनिक सूत्र है, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब है क्या यहाँ पे थोड़ा सा समझो। आपने यहाँ पे खाने वाले सिरके के बारे में आपने सुना है, भाई सबने खाया होगा जो खाने वाला सिरका होता है। आप कभी शादी ब्याह अटेंड करा होगा, आपके घर में हुआ होगा, तो वहां पे एक सिरके की बोतल आती है। कब आती है, जवाब देते रहा करो सभी लोग, है ना। तो वो जो बोतल होती है ना, उस बोतल में आपको पता है उसमें लगभग आपका 4% से लेकर 8% तक का एसिटिक अम्ल मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से जो छिड़का होता है वो खट्टा लगता
है ना। तो अगर कोई ये पूछे कि छिरका जो है खट्टा क्यों लगता है, तो याद रखना छिरका इसलिए खट्टा लगता है कि उसमें एसिटिक एसिड मिला हुआ होता है, एसिटिक अम्ल मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से वो खट्टा लगने लगता है। और कितने परसेंट मिला हुआ होता है, तो 4 से 8% तक मिला हुआ होता है, बस इनफ, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलो। यह अल्प बेरोजगारी किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपी हुई है जिसके पास नौकरी नहीं है और वह बेरोजगार के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए हमें डैश भी कहा जाता है, खुला रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, या फिर घोषणात्मक बेरोजगारी, या फिर आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, किस तरह की जो बेरोजगारी है वो यहाँ पे कहा जाता है, या फिर किस तरह की बेरोजगारी यहाँ पे नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इस तरह के व्यक्ति की जो भी होता है उसको यहाँ पे नाम दिया जाता है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, आईएफसी, या फिर आपका एनएबीएआरडी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताओ कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि लघु उद्योग होते हैं उसमें उच्चतम वित्त निकाय कौन सा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि भारत में लघु उद्योग जो होते हैं, ठीक है, भारत लघु उद्योगों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एसआईडीबीआई जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एसआईडीबीआई हो जाएगा। ठीक है, अब एसआईडीबीआई की स्थापना कब होती है जरूर याद रखना, कोई भी अगर ऐसा निकल के आता है तो स्थापना जरूर याद रखा करो कि इनकी स्थापना जो है कब होती है। तो आप बोलोगे कि सर 2 अप्रैल 1990 को क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। पहली चीज तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कब होती है, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर देंगे तो जितने के जितने आपके लघु उद्योग हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, जितने के जितने आपके लघु उद्योग हैं और जितने के जितने आपके यहाँ पे दीर्घ उद्योग हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, दीर्घ उद्योग हो जाते हैं। इन सभी उद्योगों के विकास के लिए जो जरूरी होता है, ठीक है, इनके जो विकास के लिए जरूरी होता है वो यहाँ पर किसको यहाँ पे बनाया गया, एसआईडीबीआई को बनाया गया। इनके विकास में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो आपका एसआईडीबीआई का होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जो है वो आपका जीता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और सभी को पता होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ठीक है ना, क्या हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जो है वो हमारा जीत लिया था। ठीक है ना, तो भारत यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए उपाय प्रदान करता है क्या, विदेशी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2015, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। बताना है यहाँ पे कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो। ठीक है, जरा जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। तो यहाँ पर याद रखना कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए, भारत में किसानों पर हरित क्रांति, एक मिनट रुक जाना, चलो इसको छोड़ो। ये क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था, बताओ। क्रिप्स मिशन जो है वो आपका भारत में कब आता है, 1919, 1928, 1942 या फिर आपका 1945। क्रिप्स मिशन के बारे में आपको बताना है कि हमारा भारत जो है कब आता है, जल्दी से बताइए। देखो, क्रिप्स मिशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर समझना कि 1942 में हमारा क्या हो जाता है, क्रिप्स मिशन जो है भारत आता है। पहली चीज आप ये याद रखो। ठीक है ना, कब आता है, यहाँ पे 1942 में जो है वो आपका भारत आता है। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर समझो कि भाई सर 1942 में भारत तो आ जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो होता है क्या है कि क्रिप्स मिशन में क्या था, ये क्रिप्स मिशन के चलते क्या यहाँ पर ऐसा चेंज होता है, तो उस समय पर भारत में जो भी यहाँ पे आप ये मानते हो चलो राजनीतिक गतिरोध हो रहे थे, फिर राजनीतिक जो भी विधियां, जो भी सारी चीजें हो रही थी, उनको रोकने के लिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो है वो आपका लाया जाता है भारत के अंदर। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, पहली चीज हम समझ गए कि क्रिप्स मिशन जो है यहाँ पे भारत क्यों आता है कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी उनको रोकने के लिए यहाँ पे लाया जाता है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये नोट करना है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज होता क्या है यहाँ पे कि क्रिप्स मिशन को लाने वाले जो यहाँ पर होते हैं वो कौन हो जाते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ठीक है, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और कौन थे वो आपके, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके चर्चिल हो जाते हैं जो क्रिप्स मिशन को लेकर आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा कि चर्चिल के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, क्रिप्स मिशन जो है वो आपका लाया जाता है। पहली चीज इसको यहाँ पे नोट डाउन करो। ठीक है, कॉमेंट करते रहा करो, नोट डाउन करते रहा करो, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब ठीक है, ये आपके एक ऐसे नेता थे राजा बेटा, ठीक है, इस बात को समझना, ये आपके एक ऐसे नेता थे जिन्होंने यहाँ पर क्या करा था कि भारत में जो भी मजदूर नेता थे या वहां पर जो भी मजदूर नेता थे उनकी इन्होंने हमेशा क्या करी थी, मदद करी थी। ठीक है ना, क्या करी थी, यहाँ पे मदद करी थी। तो इनका ही पूरा नाम था
चर्चिल क्रिप्स जो है इनका पूरा नाम हो जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि 1942 में यहाँ पे भारत में आ जाता है, 1945 नहीं होगा, 1947 में हमारा देश आजाद होता है, 1945 में संविधान सभा बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, चलो अगला देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, या पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो यहाँ पे बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है क्या हो जाएगा, जल्दी से। तो याद रखिएगा कि बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, कहेंगे सर डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे सही बनेगा, है ना। कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। बच्चे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या है, ये तुमको लग रहा है, बताओ ये क्या है, अधिकार है क्या है? तो बोलोगे सर ये एक तरीके से मौलिक कर्तव्य है। अधिकार पता है? अच्छा, ये कोई डिफरेंस बता सकता है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बीच में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है कि जो हमारे अपने राइट्स हैं, ठीक है ना, हमारे जो अपने राइट्स हैं और जो हमारे कर्तव्य बनता है कि हमें ये चीज करनी है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मौलिक कर्तव्य और मौलिक एक तरीके से आपके अधिकार के बीच। तो बोलोगे सर एक सिंपल सा फर्क है। सिंपल सा फर्क क्या है कि जो चीज हमें हमारे अधिकारों को रोके, ठीक है ना, अब सपोज करो कि आपका राइट है कि आपको पढ़ाई करनी है। बोलोगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम जानते हैं हमारा राइट है कि हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है, ये आपका राइट बोलता है। हमारा राइट ये है कि कोई व्यक्ति को अगर कोई यहाँ पे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, कोई एक व्यक्ति किसी की जबरदस्ती जबरन शादी करवा रहा है, या फिर ये कह रहा है कि तू पढ़ाई नहीं करेगा घर में बैठ, तो उसको ये चीज याद दिलाना कि भाई तुम्हारा भी राइट है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो ये कर्तव्य और ये किसमें डिफरेंस है? यहाँ पे अधिकार में डिफरेंस है। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी प्रथाओं को त्यागी कर दे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध जा रही है ना। क्या है मौलिक कर्तव्य? चीज आपको क्लियर हो गई। अब है क्या, अब ये जो मौलिक कर्तव्य आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, इसमें भी बेटा कोई भी चीज ना चेंज करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे। तो ऐसी चीजें, ऐसे मौलिक कर्तव्य भी तो बनने चाहिए ना। हाँ, 6 मौलिक अधिकार है, ऐसे मौलिक कर्तव्य भी तो बनने चाहिए जिन चीजों से ये चीजें बंद हो जाएं। तो उनके लिए यहाँ पर क्या करा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन करा गया था, ठीक है। तब जाके यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को भी यहाँ पे ऐड करा गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? कालिदास सम्मान, ठीक है, गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार, या फिर आपके नृत्य शिरोमणि, या फिर आपके संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। बताइए यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे सर्वोच्च जो आपका यहाँ पे पुरस्कार हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी आपका संगीत नाटक पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार यहाँ पे आपका हो जाता है। क्लियर। अगला देखो, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका, या फिर आपका चीन। तो बहुत ही आसानी से जवाब है दक्षिण अफ्रीका जो है वो यहाँ पे स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? अस्थायी सदस्य है। भारत भी स्थायी सदस्य नहीं है, भारत भी आपका अस्थायी सदस्य है। केवल और केवल 5 स्थायी सदस्य हैं, मेरे साथ में रिपीट कर लेना, ठीक है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है, क्लियर। अगला देखो, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका पे टिक लगा देते हैं। अगला देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 4, 2, 5 या फिर 3। सिंपल सी बात है, भारत के राष्ट्रपति के पास हमारे 3 अधिकार है, ठीक है ना। क्या है? 3 आपातकाल अधिकार है। वो भी कौन कौन से हैं? तो जिनका प्रावधान जो है आपके भाग 18 के आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में मिलता है, ठीक है ना। क्या होता है कि एक तरीके से अगर इन तीनों अधिकारों को कोई बता सकता है कि क्या है, सबसे पहला आप समझ लो वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय स्थिति हमारी खराब हो गई, हमने कहा ठीक है। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो हमने कहा ठीक है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्र में, राज्यों में संविधान जो हमारा संवैधानिक तंत्र है वही बेकार हो जाए तो राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो जाएगा, ठीक है। कोई रूल और रेगुलेशन मान ही नहीं रहा, अपने मर्जी की कर रहा है बस, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कहते हैं राष्ट्रपति शासन, फौज का शासन आ गया, तो बेटा वही राष्ट्रपति शासन होता है, फौज का शासन, इस चीज को समझना। इसके बाद में क्या है, युद्ध या फिर कोई भी बाहर से आक्रमण होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, एक विद्रोह हो जाता है आपके अपने ही राज्यों में, वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 3 हो गए बस, भाग 18 में 356 आर्टिकल और 360, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर अपने देश में हम लोग बात करते हैं तो 98% जो यहाँ पे गोल्ड का उत्पादन करा जाता है वो कर्नाटक के द्वारा करा जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? यहाँ पे कर्नाटक के द्वारा। और बहुत 2 फेमस जगहों से आपका यहाँ पे होता है। पहला एक आपकी जगह हो जाती है कोलार और दूसरा आपका हट्टी, ठीक है ना। क्या हो जाती है? एक आपकी जगह यहाँ पर हो जाती है कोलार हो जाती है और एक आपकी जगह यहाँ पर हो जाती है हट्टी हो जाती है, ठीक है। इन दोनों ही जगहों पे आपका क्या है और आपका हट्टी हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है,
ठीक है ना, क्या आ जाता है आपका दूसरे नंबर पर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। क्लियर। चलिए अगला देखो, लद्दाख के तिब्बत समुदायों में माना जाने वाला लोसर त्योहार का प्रतीक है शीतकालीन आपके इस क्रांति महोत्सव का, मानसून महोत्सव का, फसल कटाई त्योहार या फिर नए वर्ष का त्योहार। चलो जल्दी से बताओ, लद्दाख में तिब्बती समुदाय में मनाए जाने वाला जो लोसर त्योहार है वो किस चीज का प्रतीक है? तो सीधी सी बात है कि सर ये जो लोसर त्योहार है ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है और ये नए वर्ष का प्रतीक हो जाता है। ठीक है ना, नए वर्ष का त्योहार भी इसको यहाँ पे बोला जाता है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नया वर्ष यहाँ पे लोसर के नाम से, त्योहार के नाम से मनाया जाता है। ठीक है ना, और ये 11वें माह के जो इनका कैलेंडर होता है तिब्बती कैलेंडर, उसमें जो 11वां माह का पहला दिन होता है वहां से आपका इनका डे जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, और बेसिकली क्या है इसमें जो है बौद्ध धर्म के जो देवता होते हैं उनको यहाँ पे शुक्रिया करा जाता है। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जो बौद्ध धर्म हमारा हो जाता है तो बौद्ध धर्म के जो देवता हो जाते हैं इनका क्या करा जाता है, इनका हमारे यहाँ पे शुक्रिया करा जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, भारत में प्रथम ट्रेन जो है वो आपकी कब चलाई गई थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भारत के अंदर प्रथम ट्रेन जो है वो आपका 16 अप्रैल 1853 को आपकी चलाई जाती है। ये तो सभी को पता होगा, 1853 को आपकी जो ट्रेन है वो भारत के अंदर चलाई जाती है। अच्छा, कहाँ से लेके कहाँ तक चलाई जाती है ये भी पता होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो बंबई के पोरबंदर से लेके आपका थाने के बीच में चलाई जाती है और 34 किलोमीटर ही ये जो ट्रेन थी वो आपकी चली थी। ठीक है, कितनी चली थी? 34 किलोमीटर, और लगभग उस समय पर जो थे इसमें 400 यात्री थे बस। ठीक है, कितने किलोमीटर चलती है ये भी आप याद रखना, 34 किलोमीटर। कहाँ से लेके? तो बोरबंदर से लेके, ठीक है, बोरबंदर से लेके आपका थाने तक ये जो है ट्रेन आपकी चलाई जाती है। और कितनी किलोमीटर चलती है ये? तो 35 किलोमीटर ये जो है चलती है। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, बम्बई बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, पास्ट में अगर कभी भी बात करोगे तो इसको बम्बई बोला जाता है, बॉम्बे बोला जाता है, अभी में मुंबई। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी होती है? राष्ट्रपति के द्वारा जो भी यहाँ पे मनोनीत करे जाते हैं तो आर्टिकल आपके 83 के अंतर्गत आपके करे जाते हैं राज्यसभा के अंदर। कितने करे जाते हैं? 12 सदस्य जो है मनोनीत करे जाते हैं। अच्छा ठीक है सर, अब ये 12 सदस्य क्या है? ये डिफरेंट क्षेत्रों में होते हैं। जैसे कि डिफरेंट क्षेत्र क्या होते हैं सर, ये भी बताइए। ठीक है, जैसे कि कुछ आपके आधार कला में हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे? आपके आधार कला में कुछ हो जाएंगे, कुछ आपके किस में हो जाएंगे? आपके साहित्य में हो जाएंगे। ठीक है ना, किस में हो जाएंगे? आपके कुछ जो है साहित्य में हो जाएंगे। कुछ उसमें से क्या होगा? पत्रकारिता में भी होंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कुछ जो है वो आपके पत्रकारिता में होंगे, है ना। कुछ उसमें से क्या हो जाएगा? कुछ उसमें से आपके विज्ञान में भी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? विज्ञान में भी हो जाएंगे। कुछ आपके यहाँ पे सामाजिक कार्यों में भी हो जाएंगे, है ना। किस में हो जाएंगे? आपके सामाजिक कार्यों में भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर डिफाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, सबको अपना अनुभव होता है, सबका अपना एक तरीके से एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर यहाँ पे करे जाते हैं। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना, गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन या फिर वनोन्मूलन या फिर आपका राज्यों का केंद्रीकरण। ठीक है, याद रखना, एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहा हूँ, सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाओं को रट के जाना है, वरना तुम्हें दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सही मिलान ये तो छोड़ दो, सही मिलान इसको मत करो। ठीक है ना, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर से हम लोग रीजनिंग के सेशन पर। रीजनिंग का सेशन आपके सामने है और यहाँ पे लिखा है कि बॉम्बे को किसी कोड लैंग्वेज में YABMOB लिखा जाता है। YABMOB लिखा जाता है, उसी लैंग्वेज में आपको बताना है लखनऊ को क्या लिखा जाए। कुछ नहीं, डिफरेंस देखो कुछ भी नहीं। बॉम्बे में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? तो सीधा सा नजर हमने देखा बॉम्बे और YABMOB, मतलब इन्होंने क्या कर दिया है? Y को पहले लिख दिया, A को पहले लिख दिया, B को फिर यहाँ पे लिख दिया, YAB यहाँ समझ गए। उसके बाद कुछ देखना ही नहीं है ना हमको। हमने लखनऊ को देखा, हम समझे WON हमारा पहले आ जाएगा, WON हमारा वॉन यहाँ पर से है। फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? बॉम्बे में अगर हमने यहाँ पे देखा तो ये पूरा चेंज हो गया, MOB हो गया यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे K तक तो ये आपका सेम ही रहेगा, WONK। तो मतलब A वाला आपका ऑप्शन आंसर है। करेक्ट, खत्म कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया क्लियर। ठीक है, क्या हो जाएगा कि सर A वाला जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। बस अगला देखो, अब बताओ प्रश्न चिन्ह की जगह पर यहाँ पे कौन सा वाला जो है करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन सभी को, यहाँ पे चित्र भी दिख रहा होगा। बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमारा सही उत्तर क्या बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। भाई एक चीज बताओ कि यहाँ पे 51 कैसे आ सकता है? तो हमने कहा सर 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होता है? 16। ठीक है, 7 पंजे हमारा कितना होता है? 35। 35 और 16 हमारा कितना बनता है? 35 और 16 हमारा बनता है 51। बनता है कि नहीं बनता है? जरा ये बताओ। कहेंगे सर बिल्कुल बनता है। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस, इसको चेक ही मत करना। चेक क्यों मत करना? क्योंकि अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, आप समझ गए कि पहले में अप्रोच लग रही तो दूसरे तीसरे में भी यही अप्रोच लगेगी। 8 सत्ते हमारा कितना होता है? बोलेंगे सर 8 सत्ते हमारा होता है 56। 4 चक्कू 16, 56 और 16 हमारा कितना होगा? बहुत आसान सा जवाब है कि सर 56 और 16 को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 72।
ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 72 हो जाएगा। तो पहला वाला सॉरी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखो आपका क्या है कि परमानेंट ये जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना, परमानेंट, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके क्या नहीं बना सकते हैं, बताओ जरा कौन सा शब्द है जो यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। तो बोलेंगे सर परमानेंट को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मेंटोर शब्द नहीं बनाया जा सकता। उसका रीजन ये है कि इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें ओ का यूज हो रहा है, ठीक है ना, किसका यूज हो रहा है, तो इसमें ओ का यूज हो रहा है, इसलिए मेंटोर जो शब्द है वो आपका यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता परमानेंट को यूज करके, क्योंकि परमानेंट में कहीं पे ओ है ही नहीं। नाइफ का किसी कोड लैंग्वेज में इस तरीके से MPKHG लिखा जाता है, DTGCF को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नाइफ को इन्होंने लिख दिया है क्या, MPKHG लिख दिया है। हमने कहा ठीक है, जरा देख लेते हैं कैसे इन्होंने लिख दिया है। इन्होंने K से प्लस का 2 कर दिया, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। N से प्लस का 2 कर दिया, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। I से भी तो प्लस का 2 करा, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ क्या D से प्लस का 2 कर देंगे, D से प्लस का 2 करेंगे हमारा F आ जाएगा। तो अब हम ये समझ गए, या तो ये वाला ऑप्शन हो गया या फिर ये, इनके लास्ट वाले ऑप्शन देख लो। F से प्लस का 2 कर देंगे तो कितना होता है, F से प्लस का 2 करने पे हमें H मिलता है, तो B वाला ऑप्शन आंसर करेक्ट है। बस क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए यहां तक, ये बताइए। क्लियर हो रहा है। अब जरा 2 मिनट का वेट करिएगा, बस 1 मिनट के लिए। यहां तक आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन को समझो कि एक फोटो है, वो फोटो जो है, ठीक है ना, दीवार में लगा हुआ है। उस फोटो को देखते हुए मारिया ने क्या कहा। देखो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एक फोटो जो है वो हमारे सामने है, ठीक है ना। हमने कहा ये जो है सर एक यहाँ पे फोटो हो जाता है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, एक फोटो जो है वो हमारे सामने यहाँ पर लगा है। अब इस फोटो को देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, क्या हो जाती है, यहाँ पे व्यक्ति का जो नाम है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, मारिया हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, मारिया हो जाता है। अब मारिया इस फोटो को देख रही है और कह रही है वह मेरी, ठीक है ना, फोटो को देखते हुए क्या कह रही है मारिया कि वह जो इस फोटो में है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। फिर से समझना, यहाँ पे मारिया कह रही है वह मेरी माँ, जो मारिया की यहाँ पे माँ है, ठीक है ना, उसकी क्या है यहाँ पे इकलौती बेटी है। मारिया फोटो में देख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो जरा बताओ कि यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मारिया फोटो में जो दिख रहे हैं व्यक्ति की क्या हो जाती है, यहाँ पे बेटी हो जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बने। ठीक है, अब अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से इसको फिर से अरेंज करिए और बताइए कि जो हमारा सही आंसर है वो यहाँ पर क्या। ठीक है ना, चलिए जल्दी से बताओ, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से इसको अरेंज करो। तो अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से अरेंज करने से पहले देखो PI तो सभी में दे रखा है, फिर उसके बाद में G है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे P है, फिर V है, फिर L है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या होगा, G वाले जो है वो हमारे पहले आ जाएंगे। मतलब G में भी अगर हम लोग देखेंगे तो 4th वाला पहले आ जाएगा, 5th वाला बाद में होगा। 4, 5 से स्टार्टिंग सिर्फ D ऑप्शन की, और यही हमारा करेक्ट है ना। ABCD अगर देखोगे तो ABCD में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो G जो है पहले आता है, ABCD EFG HIJKLMNOP। ठीक है, तो यहाँ पे 4th वाला पहले आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे E है, 5th वाले में M है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। और याद रखिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये SSC GD के लिए आपका ग्रुप है, आप यहाँ पे बहुत ही इजीली जुड़ सकते हैं। लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधा हमसे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 257 226 197 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि हमारा जो सही आंसर है वो क्या है। बहुत आसान है, ये बताओ कि 257 और 226 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे सर -31 का डिफरेंस है ना। 226 और 197 के बीच में कितने का डिफरेंस है। सभी को आवाज जो है बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है क्या, ये बताओ। इन्वर्टर में जब चलता है तो इस तरीके का आवाज आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो। 257 226 के बिटवीन में डिफरेंस देखोगे तो आपका 31 का है। 226 और 197 के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 29 का है। पहले 31 का डिफरेंस हुआ,
फिर 29 का हुआ, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, माइनस के 27 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 170 हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी, ये बताइए। चलो अब बताओ कि भाई क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो हमारा सही आंसर है वो यहाँ पे क्या बने, CPFGENHEIJLAKHNY क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बता दो कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। ये देखो जरा कि सी से ई तक जाने में प्लस का 2 हो रहा है, तो ई से भी तो +2 ही करेंगे, ये बताओ, बोलेंगे सर बिल्कुल करेंगे, तो हमारा जी आ जाएगा। ठीक है, अब जी तो सभी ऑप्शन में दे रखा, तो सभी को चेक करना पड़ेगा। पी से +2 करने पे एन, और एन से +2 करने पर हमें कितना मिल जाएगा, एन से +2 करने पर हमको एल मिल जाएगा। एफ से +2 करने पर एच, और एच से +2 करने पर, सॉरी -2 करने पर, पी से -2 करने पर एन, और एन से -2 करने पर, ठीक है ना। आवाज आ रही होगी बेटा, आवाज सभी को आ रही है, बस थोड़ी सी झंझनाहट आ रही है, ठीक है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, आवाज आ रही है, झंझनाहट सी आ रही है, ठीक है। तो बोलेंगे सर अब इसके बाद देखते हैं, तो +2 फिर एच से +2 करने पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें एच से +2 करने पर कितना मिल जाएगा, तो एच से +2 करने पर हमको जे मिल जाएगा, तो GLJ मतलब आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो पे मेल का चयन करिए, जो यहाँ पे डिफरेंट बने उस डिफरेंट वन को यहाँ पे चूज करिए, बताइए कि सर ये डिफरेंट बने या फिर ये डिफरेंट। JM NP RS और GS बता दो भाई डिफरेंट वन यहाँ पे कौन सा। देखो RS को छोड़कर बाकी सब में आपको एक एक का डिफरेंस दिख रहा हो, आप पढ़ लो यहाँ पे ABCD NOP, ठीक है ना, यहाँ पे देखो NOP दो का डिफरेंस ही तो है, ठीक है, तो सबके बीच में एक एक का डिफरेंस है, लेकिन RS के बीच में आपका एक का डिफरेंस नहीं। अगला क्वेश्चन देखो आपका आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर से मैथ का सेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सही आंसर है वो आपका क्या बने। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैथ को समझना, इतनी कोई खतरनाक नहीं है कि आप समझना पाओ। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 972 है, ठीक है, एक बात समझो कि एक कोई विद्यालय है, उस विद्यालय के अंदर जो कुल विद्यार्थियों में क्या हो जाता है, कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उस स्टूडेंट्स की जो संख्या है इसमें से 60% जो है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 60% जो है वो यहाँ पे आपके बॉयज हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है सर समझ गए, है ना। और लड़कियों की जो संख्या है, अगर हम लोग यहाँ पे गर्ल्स की संख्या देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 972 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारी गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं ये बताओ, ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को चेंज करके बता दो कि कितने जो है उस विद्यालय के अंदर लड़के। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या हमको नहीं पता है, उस संख्या को हमने क्या मान लिया, उस संख्या को हमने x मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, जल्दी से बताओ, कहेंगे सर कोई दिक्कत। अगर 60% लड़के हैं तो बची हुई 40% जो लड़कियां हैं वो कितनी है, यहाँ पे 972 है, ठीक है ना। 40% आपकी जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे 972 है, 972 जो है यहाँ पे लड़कियां वो 40% है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विद्यार्थियों की जो संख्या है 972, मतलब हमारे पास कितनी 40% हो जाती है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर 40% मतलब x इंटू 40/100 इक्वल्स टू हमारा 972। ठीक है, तो हमें x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर हमें मिल जाएगा 972 इंटू 100 अपॉन हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कहेंगे से बिल्कुल, दो दूनी 4 और 2 पंजे हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 से फिर यहाँ पे काट दो, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे हमारा 16 और 2 छंग हमारा 12। 486 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2430 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ये जो है हमारे यहाँ पे टोटल विद्यार्थी हमारे हो जाते हैं। उन टोटल विद्यार्थियों में हमारा क्या है कि 972 गर्ल्स को घटा दोगे तो हमारे पास जो लड़कों की संख्या कितनी 1458 जो है लड़कों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाई क्वेश्चन ये है कि 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है, x 9, 13, 15 और y का औसत तो हमारे पास कितना है 9 है। तो 2x - 3y का आपको मान बताना है यहाँ पर कितना होगा। ठीक है ना, 2x - 3y का आपको मान बताना है कि भाई ये जो मान है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो वॉइस को, इतना भी दिक्कत मान रहे हैं दिक्कत है, लेकिन ऐसा भी तो है कि आपको प्रॉपर, अब देखो वॉइस की इशू ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख जाओ, है ना। अगर थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत आ रही है तो उसको एडजस्ट।
चलो अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ कि हमारा क्या हो जाएगा, ये बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी ये आवाज भी आपकी जो आ रही थी वो आवाज भी सॉल्व हो गई होगी, आवाज नहीं आएगी। देखो 4, 6, 8, 12 और x का औसत यहाँ पे कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। समझना यहाँ पे बड़े ध्यान से, ठीक है, कि भाई 4 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, और x का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, कितने टोटल है यहाँ पे नंबर, 5 है, 7 दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 2x माइनस 3y का मान निकालना है। बात को समझो, हमें 2x माइनस 3y का मान निकालना है। अब देखो, और एक तरफ आपको x प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 और प्लस y का जो हमको औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो हमको 9 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ऑफ नंबर आपके कितने हैं, तो टोटल ऑफ नंबर भी यहाँ पे 5 है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी या दिक्कत, वॉइस अब बिल्कुल प्रॉपर क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो भाई 6 और 4 हमारा 10, 10 18, 18 12, मतलब तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 30 प्लस एक्स। ठीक है ना, 30 प्लस आपका एक्स इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 35। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करोगे, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास x बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा कि नहीं, जरा ये बताओ। तो x बराबर हमें कितना मिल गया, बोलेंगे सर x बराबर हमें यहाँ पे 5 मिल गया है। इसकी वैल्यू में 5 पता है ना, तो 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15, ठीक है, प्लस y। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 42 प्लस y इक्वल्स टू 45, और यहाँ पे y बराबर आपको 3 मिल जाएगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल मिल जाएगा। x की वैल्यू हमको कितनी आई 5, 3 की, y की वैल्यू कितनी आई 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा 3, तो 5 10 माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पे आंसर जो है वो कितना निकल आएगा 1। क्या हो जाएगा, एक जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। समझ आया कि नहीं समझ आया, ये बताओ जल्दी से। ठीक है, सभी लोग बताओ, सभी को समझ में आ गया यहाँ पे। चलो अगला देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि 1 लाख का एक घर ए के द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस से ए को 3% के हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ हानि क्या है ये बताइए। ठीक है ना, चलो बताओ। देखो एक बहुत अच्छी सी बात है, 1 लाख रुपए के घर को यहां पर क्या करा गया, 2 लोग यहां पे समझो, 2 लोग हैं यहां पर, एक है ए एक है बी। बात को समझना, एक है आपका ए और एक है आपका बी है। ठीक है, 1 लाख रुपए का घर ए ने क्या करा, बी को 6% के प्रॉफिट पर बेचा। अपने आप में 1 लाख रुपए पूरे के पूरे 100% है, बोलोगे सर बिल्कुल 100% है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब राजा बेटा यहाँ पे ये बताओ कि इस 1 लाख रुपए का अगर आप 6% निकालोगे तो 6,000 रुपए ही तो होता है। तो मतलब ए ने जब ये बी को बेचा है तो कितने में बेचा है, 1,06,000 में ही तो बेचा है। वापस से घर बेच रहा है कितने में, यहाँ पे 3% की हानि पे बेच रहा है। कितने परसेंट की हानि पे, फिर से सुनो मेरे बात को, बी जो है 3% की हानि पर बेच रहा है। 3% की अगर उसको हानि हो रही, कितना होगा भाई, 1,06,000 का 1% पता है कितना होता है, 1,06,000 का जो 1% है वो कितना होता है, कोई बता सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये मान के चलो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1,06,000 रुपए का घर है, अगर उसमें यहाँ पे 3% आपसे पूछ रहा है तो 3% बताओ ना कितना होता है, तो बोलोगे सर इसका 3% 3,180 होता है, बस इसमें से घटा दो, 1,06,000 में से 3,180 को घटा दो, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर लो, 3,180 को घटा दो। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सॉल्व कर लो कि 1,06,000 का यहाँ पे घर था, बी ने ए को फिर से बेचा, 3% की हानि मतलब 97/100, 2 जीरो यहाँ पे कट हो गए, 1060 इंटू 97, तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर 102820 ही तो मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ, कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। अब पूरा देखो, पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या हुआ है भाई, ए ने तो ये घर उठा के बेचा था ना, तो उसको तब भी तो क्या हो गया यहाँ पे, जब उसने उठा के उसको बेचा था 1,06,000 में और उसने उसको बेच दिया 1,02,820 रुपए में, तो यहाँ पे 2,820 रुपए का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 2,820 रुपए का, ठीक है सॉरी 3,180, 1 मिनट रुक जाना, हाँ 3,180 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ ही तो हो रहा है, ये बताओ। बोलेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे 3,180 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। समझे कि नहीं समझे ये बताओ, कहीं पर भी कोई डाउट है इसमें तो फिर से पूछो, फिर से समझा देंगे। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया, ठेके की धनराशि में ए का भाग बता दो क्या होगा। बहुत भयंकर सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये क्या पूछ लिया इसने, ये पूछना ही नहीं था, बहुत बकवास सा क्वेश्चन पूछ लिया है। हाँ 1,02,820 था।
चलो भाई एक बात बताओ जरा हमको कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 30,000 का ठेका ले लिया है। उस ठेके में बता दो ए का कितना भाग है, बात खत्म, क्वेश्चन ही सॉल्व। कोई दिक्कत यहां तक? बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ भाई, ए और बी ने जो अपना काम यहां पर करा है, तो ए और बी का जो काम है 1/15, ठीक है, रेशियो 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? एलसीएम कितना निकल आएगा, 30, तो 5 दूनी और यहां पर कितना हो जाएगा, 3। तो इनका जो रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा कि 2:3 जो है वर्क यहां पर इनके द्वारा करा गया है। राशि कितनी है यहाँ पे? राशि जो है वो आपकी 30,000 है, ठीक है ना? राशि कितनी है यहाँ पर? 30,000 जो है वो आपको राशि दे रखी है। तो ए का भागी तो बताना है, बहुत आसान है भाई। 30,000 जो है अपने आप में यहाँ पर क्या है, ये टोटल आपका 5% है, मतलब इसमें 5 भाग है। 2 भाग अलग कर दो, 3 भाग अलग कर दो, या फिर देखो कि हमें क्या बताना है, ए का भाग बताना है। तो ए का रेशियो क्या था, 2, ठीक है। टोटल आपके 5 भाग हैं, मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे 12,000 ही तो बचेगा। तो ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। समझ गए सभी लोग कि नहीं समझे, ये बताइए, बुद्धि में फंसा कि नहीं फंसा? चलिए क्लियर हो गया यहां तक सभी को? चलिए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3:4:10 के अनुपात में। यदि इनकी कुल मूल्य 102 रुपए है तो 10 पैसों की संख्या बता दो जरा कितनी हो। ठीक है, 10 पैसों की संख्या यहां पे बता दो कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, कि इस क्वेश्चन को देख लो, इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, 50 का जो आंसर है सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और